पेट्रोलियम सरचार्ज हुकूमती आमदन का बड़ा जरिया। 5 साल के दौरान 10,780 अरब रुपए की वसूली का मंसूबा। अगले साल हदफ 1727 अरब रुपए होगा। हुकूमत ने IMF को यकीन दहानी करा दी। अगले माली साल सूबों का तरक्याती बजट 3,138 अरब रुपए होगा। रवा माली साल के मुकाबले में 76 अरब रुपए इजाफा तजवीज़। विफाक का PSDP 1126 अरब रुपए तक महदूद होगा। समा तफसीलात सामने ले आया। और LPG की कीमत में 5 रुपए फी किलो इजाफा। कीमत 308 रुपए 76 पैसे हो गई। घरेलू सिलेंडर 58 रुपए महंगा। कीमत 3,643 रुपए मुकर्रर। वगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आगे बढ़ें, कुछ जिक्र करेंगे गैर मुल्की करेंसीज का। इंटर बैंक में डॉलर की कदर में आज 3 पैसे की कमी हुई है जिसके बाद कीमत 278 रुपए 47 पैसे पर आ गई। यूरो की बात करें तो इसकी कदर में आज 56 पैसे का इजाफा देखा गया। फिर बरतानवी पाउंड 1 रुपया 19 पैसे महंगा हुआ है, जिसके बाद इसकी कीमत 375 रुपए 3 पैसे पर आ गई है। गोल्ड के हवाले से बताते हैं आपको, एक दिन के वक्फे के बाद सोना फिर सस्ता हुआ है। 4400 रुपए की कमी इसमें देखी जा रही है और अब इसकी कीमत 4,71,762 रुपए पर आ गई है। जबकि 10 ग्राम को अगर देखें तो यह 3700 रुपए सस्ता हुआ। इंटरनेशनल मार्केट को भी देखा जाए तो गोल्ड की कीमत में $44 कमी हुई है, जिसके बाद इसकी कीमत $4,494 पर आ गई है। आज के मौजू की तरफ आते हैं। आज के प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे बजट में रियल एस्टेट सेक्टर के लिए इकदामात का। वफाकी हुकूमत 5 जून को बजट पेश करने जा रही है, जिसमें टैक्सों का सुनामी होगा। 220 अरब रुपए के नए टैक्स लगेंगे। टैक्स टारगेट की बात करें तो रवा माली साल 13,500 अरब रुपए का हदफ पूरा ना होने की तवक्को है। 11 माह में 864 अरब के शॉर्टफॉल का सामना है। इसके बावजूद IMF की जानिब से अगले साल हदफ 15,500 रखने पर जोर दिया जा रहा है। फिर GST को भी 18 से बढ़ाकर 19% करने का मुतालबा भी किया जा रहा है। पेट्रोलियम लेवी का हदफ भी बढ़ाकर 1727 अरब रुपए रखा जाएगा। अगर हम बात करें रियल एस्टेट सेक्टर की तो हुकूमत ने खलीजी ममालिक से सरमाया वापस लाने के लिए प्रॉपर्टी सेक्टर को अब रिलीफ देने का इंदिया तो दिया है। ट्रांजैक्शंस पर मुख्तलिफ टैक्सेस में कमी भी मुतवक्के है, जिससे रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। अगर ऐसा वाकई होता है, 80 से ज्यादा अलाइड इंडस्ट्रीज हैं वो भी चलना शुरू हो जाएंगी। बैरूनी सरमायाकारी भी बढ़ेगी। इस पर आज हमारे साथ मौजूद होंगे इस्लामाबाद चैंबर ऑफ कॉमर्स के सदर सरदार ताहिर महमूद साहब और रियल एस्टेट एक्सपर्ट मलिक एहसन साहब। इन दोनों से हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ज़हीर अली खान की रिपोर्ट दिखाते हैं। कि 80 से ज़ायद मुख्तलिफ सनतों का पहिया रियल एस्टेट सेक्टर से मुंसलिक है, जबकि यह शोबा खुद इजाफी टैक्सेस से दबाव का शिकार है। हुकूमत अगर नए बजट में रिलीफ दे तो ये शोबा मुल्क की GDP और रोजगार के मौके बढ़ाने का जरिया बन सकता है। काफी टैक्सेस के बोझ से प्रॉपर्टी के शोबे और मुतल्लिका इंडस्ट्रीज की सरगर्मियां मात पड़ने पर स्टेक होल्डर्स परेशान, जबकि हुकूमत ने आइंदा बजट में इस शोबे को रिलीफ देने का इंदिया दिया है। बिहार ने रियल एस्टेट सेक्टर के लिए मुख्तलिफ टैक्सेस में नुमाया कमी समेत दीगर तजावीज तैयार की हैं, जिनका मकसद गैर मुल्की सरमायाकारी इस शोबे में लाना, ओवरसीज पाकिस्तानियों और मकामी सरमायाकारों के लिए आसानियां पैदा करना है। स्टेक होल्डर्स ने टैक्सेस में कमी के साथ 7E के खात्मे पर फौरी अमल दरामद का मुतालबा किया है। मुल्क की मईशत जो इस वक्त वेंटिलेटर पर है, इसको ICU से निकालने के लिए ज़रूरत है कि मुल्क की रियल स्टेट सेक्टर को चलाया जाए। ये जो मुख्तलिफ किस्म के टैक्सेस हैं, इसकी शरह को मुनसिफाना करे। हुकूमत इस बजट के अंदर 7E को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करे। जायदाद की खरीदो फरोख्त पर लगाए गए टैक्सेस, इसकी शरह को हम मुतालबा करते हैं कि 1% किया जाए ताकि जायदाद की खरीदो फरोख्त बढ़ सके। वज़ीर आज़म ने ताजर बरादरी के नुमाइंदों से मुलाकात के दौरान उन्हें बड़ा रिलीफ देने का इंदिया दे दिया। जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, इसको बड़ा रिलीफ देने जा रहे हैं। इस पे जो वो टैक्सेस हैं 236C 236K इसको अबॉलिश कर रहे हैं। 7E जो डीम्ड इनकम थी इसको ख़त्म कर रहे हैं। माहिरीन के मुताबिक बैरूनी सरमायाकारों का एतमाद बढ़ने से तरसीलात ज़र में भी इसका तिरखा इजाफा होगा। उम्मीदें नए बजट से लगा ली हैं। कहते हैं हुकूमत IMF की मुशावरत से पूरा साथ दे। स्टेट सेक्टर भरपूर नताइज देने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। कैमरामैन चंगेज चौधरी के साथ ज़हीर अली खान, समा, इस्लामाबाद। एहसन मलिक साहब, सबसे पहले मैं आपकी जानिब आऊँगा। बड़े रिलीफ की बात हो रही है रियल एस्टेट सेक्टर को लेकर। सबसे पहले तो हमें यह बताएं कि गुज़श्ता चंद सालों में हमने जो देखा है, पाकिस्तान का रियल एस्टेट जो सेक्टर है वो किस वजह से सुस्त रवि का शिकार हुआ है? क्या वाकई इसकी जो बड़ी वजह थी वो टैक्सेस हैं और इसमें अब एक कमी की जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहज़ेब, बात यह है रियल एस्टेट सेक्टर को इंटेंशनली स्ट्रेस में रखा गया और उसकी वजह यह है कि हमारी जो प्रेजेंट रजीम है
क्योंकि इनका ये एक माइंडसेट था कि ये एक नॉन प्रोडक्टिव सेक्टर है और लोगों को डिस्करेज किया जाए रियल एस्टेट से और उनको डाइवर्ट किया जाए अदर बिजनेसेस की तरफ, जो कि अदर बिजनेसेस में तो डाइवर्ट नहीं हुए, वो कैपिटल लेके पाकिस्तान से फ्लाई कर गए। अब पिछले 2-3 माह से 4 माह से हमारी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है इसने इसको अब प्रोडक्टिव सेक्टर डिक्लेयर किया है और इसमें मैं जो हमारे हाउसिंग के मिनिस्टर हैं रियाज हुसैन पीरजादा साहब, आहद चीमा साहब, अलीम खान साहब, मैं समझता हूँ इनका बहुत कलीदी किरदार है इसको प्रोडक्टिव सेक्टर मनवाने में। और प्राइम मिनिस्टर साहब को भी शायद इस वजह से ये ख्याल आया कि जो एफबीआर के रेवेन्यूज़ में शॉर्टफॉल आई है, और स्पेशली जो एक शॉर्टफॉल तो वो है जो आईएमएफ को दिखाई जा रही है, एक शॉर्टफॉल वो है जो रियल एस्टेट सेक्टर से हर साल ये एक अच्छा कैपिटल लेते थे, इनको उसमें जब डाउनफॉल नज़र आया तो इन्होंने पॉलिसीज़ चेंज करना शुरू की। इसीलिए 7E हमारा अभी अबॉलिश हुआ है। बातें हो रही हैं ट्रांजैक्शन टैक्स को कम करने की, बट सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हमारी प्राइम मिनिस्टर की जो कोर टीम है वो कन्विंस है कि हमने रियल एस्टेट और हाउसिंग को लेकर चलना है, मराद देनी है, इकोनॉमिक व्हील चले। बट दूसरी तरफ आईएमएफ की जो तलवार है, क्योंकि 5 जून को बजट पेश तो हो जाएगा और माइट भी ये चीज़ों को अनाउंस करें, बट उसके बाद जो प्रेशर होगा आईएमएफ का, जब बजट पास होगा तो लोगों को क्लैरिटी मिलेगी। अच्छा एहसन मलिक साहब, जरा हमारे जो आम सरमायाकार हैं रियल एस्टेट सेक्टर को लेकर जरा उनको आप समझाएं कि मसाइल हैं क्या, और अब जो बड़े रिलीफ की बातें हो रही हैं, बड़ा रिलीफ दिया जाएगा, उसमें क्या कुछ शामिल हो सकता है इस आने वाले बजट में? बात यह शाहजेब भाई, 2 मसाइल हैं पाकिस्तान में। सबसे पहला मसला है टैक्सेशन और दूसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। आज से कोई 3 माह पहले हमारी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट ने 7E को अबॉलिश कर दिया, अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर कर दिया। अगर ये फैसला हुकूमत के हक में होता तो जैसे पेट्रोल की कीमतें रात को 12 बजे इंप्लीमेंट हो जाती हैं वैसे इंप्लीमेंट हो जाता। ये प्राइम मिनिस्टर की नाक के नीचे सीढ़िए बैठा हुआ है। वो कहता है जब तक हमारे पास इन राइटिंग ऑर्डर नहीं आएगा तब तक हम इसको इंप्लीमेंट होने से रोकेंगे नहीं। वो बायर से एफिडेविट मांगते हैं। अब प्रॉब्लम ये है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट ऑर्डर नहीं दे रही, सीडीए इंप्लीमेंट नहीं कर रहा। ये मैंने आपको एक छोटी सी एडमिनिस्ट्रेटिव इशू बताया है, प्रॉब्लम के लोग या ओवरसीज पाकिस्तानी किस तरीके से यहाँ पे ख्वार हो रहे हैं कि उनसे एफिडेविट मांगे जाते हैं। जो टैक्सेशन में प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है एफबीआर को, जो आज मीडिया में भी हाईलाइट हो रहा है कि 236K को 0.25% किया जाए फ्रॉम 1.5%, और 236C जो सेलर का टैक्स है विद होल्डिंग उसको 4.5% से 1.5% किया जाए। मैं अभी आपकी रिपोर्ट में देख रहा था ज़हीर साहब की, वो मेरा ख्याल है गलती से बोल गया कि जी 236K और C को अबॉलिश कर रहे हैं। अबॉलिश नहीं हो रहा है, उनकी परसेंटेज कम हो रही है। मलिक साहब हमारे साथ रहिए। ताहिर महमूद साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ताहिर साहब बहुत शुक्रिया। ताहिर साहब, जो डिस्कशन हो रही है रियल एस्टेट सेक्टर को लेके और बड़े रिलीफ की बातें भी हो रही हैं आने वाले बजट में, अब खबरें ये भी आ रही हैं कि हुकूमत जो खरीदो फरोख्त पर लगने वाले ट्रांजैक्शन टैक्सेस हैं उसे भी कम करने जा रही है। हम बात यही कर रहे हैं कि जो फिर आम सरमायाकार है वो इसका क्या मतलब ले, क्या वाकई इसको एक बड़ा रिलीफ मिलने जा रहा है, एक सरगर्मी बढ़ेगी हमारे रियल एस्टेट सेक्टर में आने वाले बजट के बाद? ठीक है, हम ताहिर साहब से भी राब्ता बहाल करने की कोशिश करते हैं। मलिक साहब, मैं आपकी तरफ ही आऊंगा। जैसे कि हम बात भी कर रहे हैं कि फिर हम ये कह सकते हैं कि हुकूमत जो खरीदो फरोख्त पर लगने वाले ट्रांजैक्शन टैक्सेस हैं फिर उसको कम करने जा रही है और उसका फायदा होगा हमारे छोटे सरमायाकार को भी। जी शाहजेब साहब, बिल्कुल अगर ये एक पॉजिटिव वेव बनती है तो मैं समझता हूँ कि बाहर से इन्वेस्टमेंट भी आएगी, ओवरसीज पाकिस्तानी भी पैसे भेजेंगे, और जो हमारे लोकल इन्वेस्टर्स हैं या लोकल बिल्डर्स हैं वो भी दोबारा रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करेंगे। बट एक चीज़ जो एलिमेंट मिस था वो बहुत इंपॉर्टेंट है जो प्राइम मिनिस्टर ने किया, एक असाइनेबल कन्विंस डीड का मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस हो रहा है जिसमें कि आपको
फॉर द टाइम बीइंग जो फेडरल टैक्सेशन है उसको डिले करके आप जमा करवा सकते हैं फॉर द टाइम पीरियड ऑफ मैक्सिमम अप टिल 2 इयर्स। मैं समझता हूं कि पंजाब में वो इंप्लीमेंट हो चुका है और उसके बाद सीडीए में ये इंप्लीमेंट होने जा रहा है। उनकी वर्किंग स्लो है। अगेन प्रॉब्लम वही है कि एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं। हम एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज को भी अगर कंट्रोल कर लें, सेटल कर लें, लोगों को फैसिलिटेट करना शुरू कर दें, ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए को वन विंडो मैकेनिज्म ले आएं ताकि लोग फैसिलिटेट हो सके, तो मैं समझता हूं कोई ऐसी वजह नहीं है कि बाहर से इन्वेस्टमेंट ना आए इस मुल्क में। ठीक है, बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगी। और साथ में मलिक साहब, तमाम टैक्स रिलीफ बजट में हम अगर देखते हैं कि मंजूर हो जाते हैं तो क्या फिर हम ये कहेंगे कि प्रॉपर्टी की कीमतों में तो फिर इजाफा होगा ज़ाहिर है, या फिर सिर्फ ये होगा कि लेन देन की जो सरगर्मी है वो ही बढ़ेगी? बात ये है शाहजेब भाई, डेफिनेटली प्रॉपर्टी की प्राइस बढ़ेगी, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बढ़ेगी, गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ेगा, पैसे की सर्कुलेशन बढ़ेगी। एक आम आदमी से लेके अप टिल आप बड़े आदमी तक कह लें कि सबके पैसे सर्कुलेट होंगे और उसके अंदर हर बंदे को उसका रोजगार, उसके सर्विस चार्जेस, हर बंदे को काम मिलेगा। ये जो अभी का मैकेनिज्म था जिसमें तो चीजें चोक होके रह गई, मतलब आपकी बिजनेस एक्टिविटी, आपके स्टील वाले अलहदा गवर्नमेंट से रिलीफ मांगते हैं कि आप डिमांड क्रिएट करवाएं, सीमेंट सेक्टर अलहदा गवर्नमेंट को लिख के देता है कि आप डिमांड क्रिएट करवाएं, जिसके लिए भी प्राइम मिनिस्टर ने हाउसिंग लोन जो है 1 करोड़ रुपए तक का वो अप्रूव किया। मैं समझता हूँ वो बहुत बड़ा इनिशिएटिव है प्राइम मिनिस्टर का, मतलब 5% पे आपको 10 साल के लिए लोन मिल रहा है। पूरी दुनिया में ऐसा मैकेनिज्म नहीं है। अभी मैं देख रहा था यूएसए में भी 6.5% है। प्राइम मिनिस्टर साहब उसमें कुछ 6.5% खुद सब्सिडी दे रहे हैं, गवर्नमेंट बिल्कुल ज़ाहिर है, उससे जो अलाइड इंडस्ट्रीज हैं उसकी एक्टिविटी बढ़ेगी। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर सरदार ताहिर महमूद साहब ये हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया आपका ताहिर साहब, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं रियल एस्टेट की, हुकूमत ओवरसीज पाकिस्तानियों को रियल एस्टेट में सरमायाकारी की तरफ लाना चाहती है, लेकिन आपके ख्याल में जो बड़े रिलीफ की बातें की जा रही हैं, टैक्सेशन में कमी की बातें की जा रही हैं, ये इकदाम काफ़ी हैं बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी उनका एतमाद बहाल करने के लिए? थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं समझता हूँ कि जो रियल स्टेट का सेक्टर है, जैसे हम रोज़ाना बात करते हैं कि 60 से 70 इंडस्ट्रीज़ को ये फीड करता है कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी की वजह से, तो इसी तरह मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ने रियलाइज़ किया है और इसमें हमें 1-2 साल लग गए कि जब तक रियल स्टेट और कंस्ट्रक्शन का काम आप उसको सपोर्ट नहीं करेंगे और काम करने के लोगों को मौके नहीं देंगे तो उस वक्त तक मुश्किल है कि हम रेवेन्यू के ना सिर्फ अहदाफ पूरे कर सकें बल्कि इस सेक्टर में कोई एक्टिविटी जनरेट कर सकें। हमारे साथ दुबई है, रेगिस्तान है, 55 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर आप देखें कितनी बड़ी एक नई इस्टेब्लिशमेंट उन्होंने की है और टर्न अराउंड किया है रियल स्टेट और कंस्ट्रक्शन के बिजनेस की वजह से। और हमारे लोग यहाँ से इन अपॉर्चुनिटीज के फुकदान की वजह से और मुश्किल पॉलिसीज की वजह से वो यहाँ से अपना सरमाया जो है वो ना सिर्फ दुबई बल्कि दीगर लुक्रेटिव जो डेस्टिनेशंस है वहां पर लेके चले गए। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, गवर्नमेंट ने अब कुछ इकदाम करने का फैसला किया। 7E तो चले फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट ने ख़त्म कर दिया, लास्ट ईयर FED ख़त्म हो गया। अब ये 236C 236K जो विदहोल्डिंग टैक्सेस हैं इनको कम करना चाहिए। हमारा मुतालबा भी यही है और गवर्नमेंट भी चाहती है कि हम इसको कम करें IMF को कॉन्फिडेंस में लेने के बाद। बिल्कुल, और साथ सिर्फ में जैसा कि जी मैं समझता हूँ कि सिर्फ यही चीजें करने से बहुत बड़ा इम्पैक्ट शायद फिर भी ना आ सके। गुज़श्ता 3 से 4 साल के दौरान रावलपिंडी और इस्लामाबाद की सराउंडिंग में किसी एक हाउसिंग प्रोजेक्ट को NOC नहीं दिया गया। तो जब जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने अभी 10 मिलियन रुपीस का जो है वो सब्सिडाइज रेट पे लोन ऑफर किया है लोगों को घर बनाने के लिए, तो वो G7 में या E7 में या F10 में या F11 में तो 1 करोड़ रुपए में घर बनाने से रहे। वो घर कहाँ बनेंगे? वो पाकिस्तान की पैराफ्रीज में, ये इस्लामाबाद ट्विन सिटीज के साथ जो एरियाज हैं वहां पर बनेंगे। और वहां पर कैसे बनेंगे? जब अर्बन प्लानिंग को
आप जो प्लान्ड अर्बन प्लानिंग है उसको प्रमोट करेंगे। सही हाँ, है। आबादियां बन रही हैं, हम 20 मिलियन हाउसिंग यूनिट्स की डेफिशिएंसी में हैं। 5-5 मरले के प्लॉट लोग रजिस्ट्री करा के, इंतकाल करा के ट्रांसफर करवाते हैं। 10 फुट 20 फुट की गली है, ना पार्क है, ना स्कूल है, ना बिल्कुल बिल्कुल मस्जिद है, ना अर्बन प्लानिंग की जरूरत है, बिल्कुल तार साहब। और साथ में हम ये भी देख रहे हैं कि एफबीआर की एक तजवीज़ भी सामने आई कि कई शहरों में जो प्रॉपर्टी वैल्यूएशन है वो 30 से 35% करने की तजवीज़ भी उनके सामने आ रही है। क्या इस इकदाम से भी हम ये कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी पे खरीदना सस्ता हो जाएगा, या हम ये कहें कि ये सिर्फ और सिर्फ एक कागजी कार्रवाई होगी कि कीमतों में तब्दीली की जा रही है? देखिए, ये पूरा इकोसिस्टम है। आपको इस सब सिस्टम दूसरे से लिंक है। एक स्टेप के बाद दूसरी बॉटलनेक है, दूसरी बॉटलनेक के बाद तीसरी बॉटलनेक है, और ये एक ट्रैप है। इसको कोलेक्टिवली बैठ के वन विंडो सोल्यूशन, जो अप्रूवल्स हैं वो टाइम बाउंड के साथ होनी चाहिए। कि अगर किसी की आप कैटेगराइज कर लें, जो काम कर रहे हैं, अच्छा काम करने वाले लोग हैं जिनका प्रूवन डिलीवरी का ट्रैक रिकॉर्ड है, उनको कैटेगरी ए में डालें। जिनकी परफॉर्मेंस बेहतर है उनको कैटेगरी बी में, और न्यू एंट्रेंस को कैटेगरी सी में आप डाल दीजिए। इसी हिसाब से जो कैटेगरी ए का डेवलपर हो, उसकी जो अप्रूवल्स हैं वो डे एंड नाइट करके उसको फौरी तौर पे दें, ताकि उसके बाद वहां पर कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट की एक्टिविटी स्टार्ट हो, वो डेवलप हो, और सिर्फ फाइलों की यानी ट्रेडें कि ना होती बिल्कुल हैं तार साहब, कि अब जब हम ये समझे कि बजट में जिस तरह बात की जा रही है टैक्सेशन की कमी की, सिर्फ उससे फर्क नहीं पड़ेगा, फिर हमें अर्बन प्लानिंग करने की भी जरूरत है। एग्जैक्टली हमें एक्टिवेट करने की जरूरत है। हमें एक पूरा जो सिस्टम है उसको, आप दो चीजें ठीक करें, तीन चीजें खराब हों। आप मुझे बताइए कि हमारा इस्लामाबाद है, यहाँ एफएआर, एडिशनल एफएआर के जो रेट्स हैं वो 930 रुपए पर स्क्वायर फीट थे। इस वक्त वो बढ़ाते बढ़ाते कुछ एरियाज में 23,500 रुपए पर स्क्वायर फीट तक चले गए हैं। आप बताइए कि यहां पर कौन बिल्डिंग बनाएगा, और वो बिल्डिंग का उसको कैसे आरओआई मिलेगा। और वो पिछले 1 साल से ये एक्टिविटी इस्लामाबाद में हाल्ट हो चुकी है। एडिशनल एफएआर के चार्जेस उससे पिछले साल 4.5 बिलियन सीडीए को मिले थे, लेकिन ये जब रेट्स इन्होंने इंक्रीज किए, उसके बाद सीडीए 20 करोड़ रुपए पूरे साल में नहीं इकट्ठा कर सका। तो ये जो पॉलिसी है, विदाउट कंसल्टिंग स्टेक होल्डर्स जब भी आप बनाएंगे तो आपको नुकसान होगा। यहाँ शेख हमदान साहब सही। जो दुबई वाले हैं, मुख्तलिफ एंटरप्रेन्योर्स को बुलाया और कहा कि मैं क्या आपको फैसिलिटेट करूं कि आपके जो विद इन नेक्स्ट ईयर आपके जो रेवेन्यू है वो डबल हो जाए। तो उन्होंने कहा ये पॉलिसी हमें चाहिए। तो विद इन डेज वो पॉलिसी बनी और वो इंप्लीमेंट होगी। बिल्कुल। हमारे यहाँ सीडीए में एक 15,000 रुपए का फिगर था कि जो लेट कंस्ट्रक्शन चार्जेस पर स्क्वायर यार्ड थे, वो 15,000 ठीक है, रुपए थे। तमाम एक स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेना होगा, और जैसे कि इससे पहले भी आपने जिक्र किया कि रियल एस्टेट की जो तकरीबन 22 सनतें हैं वो भी फिर चलना शुरू होंगी।